लगाए हैं घर में कि ऐसे फर्जी पूछे पड़े हो? भाई क्या करता है कि बच्चा पेपर टाइम में जो क्वेश्चन देखा वही नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन देखा वही नहीं आ रहा, क्योंकि स्टार्टिंग से कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो बोलता चलो आ रहा डाउट क्लास में आज लो। अचानक से मतलब इतने सारे, वो भी सेम चैप्टर से सेम टाइप के क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन, तो या तो तुमने कल ही लगाए हैं ताजे ताजे पहली बार भाई, अभी तो तभी तो पूछ रहे हो, और या तो तुम्हें लगाए नहीं, तुमको फिगर लग रहा है टफ है तो पूछ ले रहे हो सर ये वाला। हाँ तो इंग्लिश के सेशन से आप लोगों ने ये तो देख लिया है कि जो आपको इंपॉर्टेंट टाइम पे जो टिप्स दी जाती हैं, जो ट्रिक्स दिए जाते हैं, जो आपको ग्रामर पोर्शन में बताया गया था उससे लगभग 80% क्वेश्चन डिक्टो सिमिलर मिले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जहां तक याद है कि जो भी मॉडेल्स वर्ब के जो क्वेश्चन आपको बताए गए थे, अब ये कह लीजिए कि ये है ही 4-5 गिनती के, इसलिए शायद आपको देखने के लिए मिल गए हो फिलहाल, तो 80% जो हमारे क्वेश्चंस थे वो सिमिलर थे। अब बारी है हमारी साइंस की, और साइंस हम लोग पर्टिकुलर क्लासेस दे रहे हैं आपको। आज फिलहाल तो एक छोटी सी क्लास है जिसमें हम लोग कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करेंगे, और मे बी वो डाउट आपके भी होंगे जो आप हो सकता है हमसे पूछ ना पा रहे हो, ठीक है। और उन डाउट्स के बाद हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स रिवाइज करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फिजिक्स के होंगे, राइट, ठीक है। तो स्वागत है आपका पढ़ते रहो पे, ये है आपका प्यारा सा चैनल, और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। तो चलिए अगले डाउट की तरफ बढ़ते हैं। चलो शुरू करो भाई, डाउट बताओ क्या है। चलो तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर फॉर द स्टूडेंट राम, सिमरन, कमल एंड रुखसाना। ऑब्टेन द इमेज द विंडो ग्रिल ऑन द वॉल, दे मेजर द डिस्टेंस इन द गिवन बिलो। ठीक है, क्या कहता है, 4 लोग हैं, 4 लोगों को फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की फाइंड करना है, और उनको फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए एक ग्रिल की इमेज बनानी है। ठीक है, तो उन्होंने इमेज बनाई और उसको मेजर कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, लखमीर सिंह की बुक का, अगर आपको लखमीर सिंह मंजीत का और आपको याद हो तो जब मेजर कर रहे हैं तो राम विंडो ग्रिल एंड द वॉल ओनली। राम जब मेजर करता है तो विंडो ग्रिल और वॉल की इमेज क्लियर दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके बाद सिमरन जब मेजरमेंट करती है तो कहां से मेजर करती है, विंडो ग्रिल और मिरर तक का डिस्टेंस मेजर करती है। ठीक है, कमला है, कमला जो मेजर करती है वो मिरर एंड वॉल ओनली, मिरर और वॉल का डिस्टेंस मेजर करती है। फिर क्या कहता है, रुखसाना, रुखसाना कहती है विंडो ग्रिल एंड वॉल एंड ऑल्सो बिटवीन द मिरर एंड वॉल। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे हाथ में एक ये मिरर है, ठीक है, अब मैं मिरर से इमेज बना रहा हूं। अब चूंकि कौन सा कॉनकेव है, कॉनकेव की बात हो रही थी ना इसमें, कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव है मतलब कन्वर्जिंग, तो सामने ग्रिल होगी, ओके, और यहां पर वॉल होगी एज ए स्क्रीन जिसको मैं प्लेस कर रहा हूं। तो ग्रिल की इमेज भाई ग्रिल की से टकरा करके लाइट मिरर में और मिरर से वॉल में आएगी कि नहीं आएगी। तो अब मुझे इसकी फोकल लेंथ मेजर करनी है तो मुझे डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। वॉल मतलब जो हम एज अ इमेज जहां पर फॉर्म कर रहे हैं स्क्रीन और मिरर के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी। तो इसमें केवल कमला ही एक ऐसी लड़की थी, स्टूडेंट थी, जिसने वॉल और मिरर के बीच की डिस्टेंस मेजर करी, नहीं तो कोई ग्रिल और मिरर मेजर कर रहा था, कोई ग्रिल और वॉल मेजर कर रहा था। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो, तो इस क्वेश्चन से क्या कंसेप्ट क्लियर होता है कि अगर हमें फोकल लेंथ मेजर करनी है, चाहे वो लेंस की हो चाहे मिरर की हो, तो हम उस मिरर से स्क्रीन तक की डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कन्वर्जिंग लेंस की बात करूं तो कन्वर्जिंग लेंस आपने देखा होगा कि अगर हम उसको एक जगह फोकस्ड रखते हैं तो उसमें आग लग जाती है, पेपर में लग जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो सन है, सन इनफाइनाइट में रहता है, तो सन की वो छोटी सी इमेज, पॉइंट साइज इमेज फॉर्म करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर मुझे फोकल लेंथ चाहिए उस लेंस का, तो लेंस और उस पेपर जहां पर वो इमेज फॉर्म कर रहा है सन की, तो वो डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। चलो देखिए, ऐसा है कि आप लोग एक के बाद एक तुरंत पूछते रहिए क्वेश्चन, ताकि ज्यादा जो हमें बच्चे देख रहे हैं उनका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो फटाफट एक के बाद, जैसे ये खत्म होने को है तो दूसरा क्वेश्चन तुरंत आ जाना चाहिए मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट विल बी द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री एंगल। ठीक है, कोई एक चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा जब वो 90 डिग्री एंगल पे किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी। ठीक है,
व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड हाउ कैन वी इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको आ जाएगा अगर हम अपनी 3 फिंगर्स, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो थंब फादर, ये कौन हो गया मदर, और ये हो गया आई मतलब मैं, ओके, पापा मम्मी मैं, ये हो गया फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये हो गया करंट आई। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेंथ की अगर बात करता है तो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके, करंट की इंटेंसिटी बढ़ा करके, इलेक्ट्रोमैग्नेट की आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, है कि नहीं। ओके, अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है, कहता है कि व्हाट विल बी द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, सपोज दैट कि कोई एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। अब कोई चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा, परपेंडिकुलर मूव कर गया कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ये बताओ कि चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज तो भाई इलेक्ट्रॉन ही चार्ज होता है ना, प्रोटॉन चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर अब इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल कह रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये मूव अवे फ्रॉम द पेज या मूव अवे फ्रॉम द सरफेस हो जाएगा, बस बात खत्म। क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तो उसके अकॉर्डिंग से मेजर करते, फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड से। अगर इसमें कहता कि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मूव करते। अब ध्यान रखिए, इसमें एक क्वेश्चन क्या फंसता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो करंट लिया जाता हमेशा डाउनवर्ड टू अपवर्ड। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्या करते, मेजर करते कि ये इनसाइड द पेज जा रहा है कि आउटसाइड द पेज जा रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में करंट मेजर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने एक दिन ग्रुप में भेजा था, अगर याद हो तो आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, और ना भेज नहीं आता तो मैं भी भेज दूंगा अभी शाम तक। ठीक है, रिपीट कर देना क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको ऐसा क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पेपर में अगर आ गया तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गिवन है, तो क्या दोनों लिख देना वहां पे? दोनों लिख देना, चाहे लिख सकते हो कि पेज से क्या होगा, दूर हटेगा, रिपल करेगा, बात खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है देयर इज वन वायर हुज ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज 5 ओम। ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इफ इट स्ट्रेच। ठीक है, स्ट्रेच करके क्या कर दिया गया, 3 टाइम कर दिया गया। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो गई, 3 टाइम्स हो गई ना लेंथ, स्ट्रेच कर दिया गया ना। अगर फोल्ड कर दिया जाता तो कितना हो जाता, L/3 हो जाता। स्ट्रेच किया गया तो लेंथ बढ़ जाएगी 3 टाइम्स, और एरिया 3 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, एरिया 3 टाइम्स कम हो जाएगा। फिर कहता है कि फोल्डेड बाय 2 टाइम्स, तो लेंथ डबल हो गई। अब 2 बार फोल्ड किया गया, एक बार फोल्ड किया गया तो डबल, फिर दोबारा फोल्ड किया तो 4 टाइम्स, L/, कितना हो गया, और एरिया कितना हो गया 4A। बात समझ में आएगी नहीं आई। फिर क्या कहता है, कहता है व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। नई रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो रेजिस्टिविटी आपको पता है कि खोपड़ी के बल खड़े हो जाओगे, लेकिन रेजिस्टिविटी किसी भी तरह चेंज नहीं होगी। ठीक है, टेम्परेचर अभी एक फैक्टर हम लोग को नहीं पढ़ना 10th में, वैसे होता है कि टेम्परेचर में रेजिस्टिविटी में कुछ इफेक्ट आता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, तो रेजिस्टिविटी में फर्क आएगा। ठीक है, चलो भाई अगला डाउट। ये सब बेटा लखमीर सिंह का क्वेश्चन है जो तुम दिखा रहे हो, दिखाओ। ये लखमीर सिंह की सीट है, हाँ तभी तो सबको दिया था। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अ स्टूडेंट ऑब्टेन शार्प इमेज, एक स्टूडेंट है एक शार्प इमेज ऑब्टेन करता है ऑफ द ग्रिल अ विंडो ऑन स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। फॉर द बेटर रिजल्ट द टीचर सजेस्टेड फोकसिंग द डिस्टेंस ट्री इंस्टेड ऑफ ग्रिल। इन व्हाट डायरेक्शन शुड द लेंस बी मूव्ड फॉर दिस पर्पज। ठीक है भाई, मान लो देखो इधर देखो, फिर समझो, मान लो ये स्क्रीन है पेपर, ठीक है, ये क्या है मेरे पास लेंस है। अब लेंस को मैं दिखा रहा हूं तो क्लियर इमेज नहीं बन रही है, मैं थोड़ा सा अब क्या करूंगा, इसको मैं पास करूंगा तो हो सकता है क्लियर इमेज बने। बात समझ में आएगी नहीं आई। एक चीज और, अगर मान लो कहता है कि ग्रिल छोड़ के, अब टीचर क्या कह रहा है, जो पास में ग्रिल है उसको छोड़ के जो दूर एक पेड़ लगा है उसको फोकस करो। बात समझ में आई।
तो जब दूर फोकस है इनफाइनाइट में, कहाँ इनफाइनाइट में है ना पेड़, तो उसका जो फोकस करोगे तो क्या होना चाहिए, जो इमेज बनेगी वो फोकस में बनेगी, शार्प तभी बनेगी। अगर शार्प इमेज बनानी है तो हमें फोकस एडजस्ट करना पड़ेगा, तो टुवर्ड्स द स्क्रीन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूर ले जाओगे तो टुवर्ड्स द ट्री हो जाएगा ना, तो शार्प इमेज कहां बनेगी। ठीक, चलो नेक्स्ट डाउट। 30 का है, हाँ 30 का है। 30 का ए फॉर एप्पल। कहता है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर गिवन। रेजिस्टेंस निकालना है, देखो फिगर में, फिगर देख लीजिए जरा कैसा है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है 20 ओम, ये यहां पर दिया हुआ है 10 ओम, ये कितना दिया हुआ है 10 ओम। मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे आप लोगों को, अगर याद हो तो। जिन बच्चों के ना लिखे हो तो जरूर नोट कर लें, ध्रुव के पास लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन लॉन्ग में देखने के लिए आपको 100% मिलेगा, ठीक है। 20 ओम R3, क्योंकि उस दिन मुझे याद है कोई आया नहीं था शायद। हम दोनों थे। ए बी कहाँ हिल रहा है भाई, ना हिलाओ। ठीक, अब नहीं हिलाएंगे, अब बच्चे बहुत अच्छे बच्चे। अब तो नहीं हिला, ठीक। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बताओ कौन महारथी है जो बताएगा कि इसमें नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए टू बी। चलो तो ए टू बी तो चलते हैं, तो ए से चले बी की तरफ, यहां गए डिवाइड, यहां गए डिवाइड, यहां गए डिवाइड। तो एक काम करते हैं, अपन पीछे से समेट के लाते हैं, ठीक है। यहां से R3 से उठाते हैं, R3 को R2 से सॉल्व करते हैं, R2 को R1 से सॉल्व करते हैं, फिर R1 को R4 से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखो 1/20 1/10 कितना हो गया, 1/20 1/10 20 एलसीएम 20/3 और 20/3 प्लस 1/10 3/20 हो जाएगा ना वो। 3/20 हो जाएगा। 3/20 प्लस 1/10 कितना हो गया? 5/20 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये कितना है 20, तो कितना आ गया 24। नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 24। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये समझ में नहीं आया तो भाई फिर दिक्कत है। शिवांश जी नहीं समझ में आया क्या? कहां से आया 24 बताओ? सर R3 R2 और R1 को तीनों को एक साथ पैरेलल करके सॉल्व कर लिए। वेरी गुड, जितना सीरीज में हो गया। हाँ वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला डाउट लाओ, पीछे से पकड़ा। हाँ 57 कहता है द एमीटर, वोल्टमीटर एंड रजिस्टर R1 R2 कनेक्टेड इन सर्किट, सो इन द फिगर चेक द फाउंड द करेक्ट। ऑन प्लगिंग द की द वोल्टमीटर रीड्स 4.5, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 4.5 वोल्ट, ठीक है। एंड द एमीटर रीड्स 1.5, मतलब करंट कितना दिया हुआ है 1.5 एम्पियर। दिस इज मोस्ट लाइकली बिकॉज द वायर ज्वाइन टू। अब रजिस्टर्स आर लूज, R1 इज लूज। इसके बाद क्या कहता है? कहता है रजिस्टर R2 आर लूज, बोथ आर द R1 R2 आर लूज, एमीटर टर्मिनल आर लूज। भाई पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है 4.5 का, ठीक है। फिर एमीटर रीडिंग कह रही है 1.5 की। तो करंट निकाल लेते हैं, तुरंत निकालो करंट। करंट तो दिया है ना, तो 1.5। अरे नहीं तो चेक करने के लिए ना, चेक कैसे करोगे? चेक तो करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल में 3 और 6 दिया है, तो 1/3 प्लस 1/6, तो एलसीएम कितना आया 6, कितना आएगा 2 प्लस 1 कितना आया 3/6 या 2 कितना आ गया। और वोल्ट में V कितना दिया हुआ है हमारे पास 4.5, कितना दिया है 4.5 दिया हुआ है। अच्छा तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या, अरे R क्या, I इज इक्वल टू V अपॉन में V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4.5 और इसकी वैल्यू कितनी है 2,
जीरो हटाया, पॉइंट बढ़ाया, कितना आ गया 2.25। क्या इतना करंट आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब करंट वाला जो करंट है एम मीटर वो लूज बंधा हुआ है, सिंपल सी बात है। R2 R लूजेस, तो यार पहले R निकाल के देख लेते हैं फिर, एक मिनट। और हमारे पास V है कितना 4.5 और करंट कितना दिया हुआ है 1.5। तो अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। चलो देख लो जरा। तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR, या R इज इक्वल टू V अपॉन में I। V की वैल्यू कितनी है 4.5 और I की वैल्यू कितनी है 1.5। ये हटाया 15 3 45। हाँ सही कह रहा है वो, रेजिस्टेंस 3 आ रहा है। कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हमारे क्या है लूज बंधे हुए हैं। इस तरह सब चेक कर लो एक बार, अगर मैच हो रहा है। अब 3 आ रहा है ना रेजिस्टेंस, तो नहीं मैच हो रहा, जबकि 2 हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है, एक्यूरेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 3D इमेजिनेशन बाद में भाई, पहले क्वेश्चन लाउड पहुंचाओ, बुक पकड़ाओ। कौन सा बेटा 14th क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 or more resistance are connected in such a way that the same potential difference gets applied to each of them, ठीक है, then they are said to be connected in parallel. The current flowing through a two resistance in parallel is however not in same. When we have 2 or more resistance join in the parallel to one another, then the same current gets additional path to flow and overall resistance decrease. The equivalent resistance is given by, तो एक कहता है 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 6 ओम 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/6 1/2 1/8। फिर कहता है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट पीसेस एंड देन ट्विस्टेड देयर एंड टुगेदर। ये क्या है? तो पहले में लगा दिया एक तरीके pieces and then twisted their end together. से तो करंट डिवाइड कर जाएगा ना। हाँ करंट डिवाइड करेगा। एंड देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 12 ओम है तो इसको डिवाइड करेगा कितने पार्ट में 3 पार्ट में। तो कितना हो गया 4 3 12 4 होगा, तो 1/4 1/4 1/4 कितना हो गया 3/4 4/3। करेक्ट आंसर है 4/3 है इसमें। ठीक है 4/3 इज द करेक्ट आंसर। ये किसकी है? ये कहाँ से मिला था? अच्छा वो बट रहे होंगे ना, IIT JEE वाले प्रचार चल रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल तो फोकस करो क्वेश्चंस में। चलो नेक्स्ट। कौन सा डाउट? हरा वाला डाउट है। कह रहा है व्हाट वुड बी द सजेस्टेड टू अ स्टूडेंट if while performing an experiment he find that pointer needle of the ammeter and voltmeter do not coincide with the zero mark on the scale when circuit is open, no extra ammeter voltmeter is available in the laboratory. मतलब क्वेश्चन कह रहा है what would you suggested to a student if while performing an experiment he find that pointer of needle of ammeter and voltmeter do not coincide with the zero mark, ठीक है, on the scale and when circuit is open, सर्किट जब ओपन है तो जो ये मार्क होते हैं वो 0 पे होने चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 एरर है और इसको खत्म करने को सजेस्ट दोगे। क्या करोगे? जितना फाइनल हमारे पास कॉलम्स हैं, मतलब और जितने में हमारे निडल्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 एरर निकल के आ जाएगी। ये बोलेंगे हम लोग स्टूडेंट से। भाई मान लो तुम लैब में कोई परफॉर्म कर रहे हो एक्टिविटी, ठीक है, और एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद तुम्हारे में कुछ एरर आ रही है, तो क्या बताओगे कि एरर को खत्म करो, और खत्म करने का तरीका क्या होता है? जो मेन स्केल से जितना हमारे अपराइट आ रहे हैं पॉइंटर उतना सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0 एरर खत्म हो जाएगी। मान लो 0 से हमारा आ रहा है 2 पॉइंट आगे जा रहा है, ठीक है, तो टोटल में से मैंने 10 में से 2 हटा दिए, मतलब अब मुझे 8 में पूरा कैलकुलेट करना है।
ये हो गया फिनिश ऑफ 0 एरर। और बोलो। लिस्ट काउंट बदल जाएगा। हाँ लिस्ट काउंट बदल जाएगा। देखा कौन सा है? हाँ सारे किसके हैं ये? नीचे वाले बेटा कौन से? एक तरफ से यहाँ से? नहीं सर, वो ऊपर यहाँ से बता दें। अच्छा कहता है अ कन्वर्जेंट लेंस ऑफ अ पावर 5 डायोप्टर इज कंबाइंड विद अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर। ठीक है, कह रहा है देन फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेंसेज। चलो भाई, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का एक डाउट आया बहुत देर में, इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लीजिए। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आप सबने पता है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब सबकी फोकल लेंथ को क्या कर देना है, लेकिन इससे पहले आपको फोकल लेंथ पता तो चले कि कितनी है मिलाने के बाद। ओके, तो एक का पावर कितना है हमारे पास? एक का पावर है +5 डायोप्टर और दूसरे का पावर है -4 डायोप्टर। तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे आ गया 1 डायोप्टर हमारी फोकल लेंथ आ गई। क्या आ गई? 1 डायोप्टर फोकल लेंथ आ गई। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का फोकल लेंथ निकालना है, तो कितना पावर होता है? पावर इज इक्वल टू 1/f। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/p है ना। 1/ में कितना आ जाएगा? 1 डायोप्टर। सेंटीमीटर में चेंज करोगे अपॉन में 100, 100 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। कितना रहा आंसर है? आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है अ स्टूडेंट हैज टेकन अ स्मॉल एल्युमिनियम रॉड एंड 2 कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, एक रॉड लेता है, 2 कनेक्टिंग वायर्स लेता है। फिर क्या कहता है? कहता है कि केप्ट दिस रॉड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑन इट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में इसको रॉड को रखता है और उसमें करंट फ्लो करा देता है। ये आपको एक्टिविटी याद आई कि नहीं याद आई? फिर क्या कहता है? कहता है देन ही ऑब्जर्व दैट द रॉड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाई डज द करंट कैरिंग रॉड केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। कि ये जो रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो ये फोर्स क्यों एक्सर्ट कर रही है? क्योंकि भैया मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और अकॉर्डिंग टू द ऑस्टर्ड, हम लोगों ने क्या बताया था उन्होंने कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करते हो तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? जनरेट होती हैं। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? इसका बी क्वेश्चन कहता है लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड। तो भैया पहला फैक्टर है डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या है? दूसरा फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। भाई डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज कर दोगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द रॉड चेंज हो जाएगा। स्ट्रेंथ अगर घटा या बढ़ा दोगे, स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे तो मोशन का डायरेक्शन ज्यादा हो जाएगा, और अगर स्ट्रेंथ कम कर दोगे तो उसका मोशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर चेंज करें तब भी तो बदलेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर इनकी पोलैरिटी चेंज कर दें, मतलब इस मैग्नेट को उठा के ऐसे घुमा दूं मैं, तो भी क्या हो जाएगा? इसके मोशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, पीछे भी है, सेटिस्फाई हो? नंबर तो नहीं मिलेगा वैसे, ये तो बात को घसीटना हो गया। जब नहीं आ रहा तो बात को घसीट, मैंने कहा था ना छोड़ना कुछ नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो लिखना जरूर है उसके बारे में कुछ ना कुछ। छोड़ने से अच्छा ही है ना। तो वैसे ही मैं कुछ छोड़ थोड़ी रहा हूं, मैं भी अब करा ही रहा हूं सब। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन रीजन पूछो भैया। Assertion is that scattered light makes path of light visible. Reason is scattering of light is the result of Tyndall effect. स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज रिजल्ट ऑफ टिंडल इफेक्ट। तो पहले तो ये बताओ कितने बच्चे इसमें सहमत हैं कि लाइट का स्कैटर करना टिंडल इफेक्ट के कारण होता है? सर ऐसा केवल कोलवर्ड में होता है, बाकी तो कुछ नहीं होता। किसमें होता है? ऐसा नहीं है। जैसे मान लो हम लोग एक बंद कमरे के अंदर हैं और चाबी खो गई। अगर मान लो हम लोग बंद कमरे के अंदर हैं और उस बंद कमरे में एक रास्ता है छोटा सा जिसको स्लिट बोलते हैं, छेद। ठीक है, स्लिट से अगर लाइट अंदर आ रही है तो मुझे क्या दिखेगा कि धीरे धीरे आ तो वो एक सिंगल बीम रही है, लेकिन दोस्त जो लाइट होगी ना पूरे कमरे में फैल रही होगी। मतलब मुझे अब उस कॉर्नर की भी चीजें धीरे धीरे विजिबल हो जाएंगी। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइट में जो डस्ट पार्टिकल आपको दिख रहे हैं ना, घूम रहे हैं, ये उनसे टकरा करके लाइट चारों तरफ क्या हो रही है? फैल रही है। तो इसका मतलब जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो एक तरह के से देखा जाए तो टिंडल इफेक्ट में क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि कोलाइडल सोल्यूशन ही हो,
ओके, टिंडल इफेक्ट के लिए। वो तो फॉर एग्जांपल बताया गया, क्योंकि आपको याद होगा फॉरेस्ट वाले एग्जांपल भी तो हैं आपके उसमें कोलाइडल के बाद भी। सर मैं एक्सप्लेन कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट पूछते रहिए। 31 पढ़ो बेटा, 31। Suppose you have focused on a screen. लाओ मैं पढ़ लूंगा, लाओ। तो सपोज आपने एक स्क्रीन में फोकस किया, समझ रहे हैं, कहां पर? स्क्रीन में फोकस किया। फिर कहता है इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट द फार्देस्ट एंड ऑफ द लेबोरेटरी, मतलब एक जो इमेज है दूर रखी गई, लेबोरेटरी के एक एंड में रख दी गई दूर से। फिर क्या कहता है, टेबल यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, इफ योर टीचर सजेस्टेड you to focus a parallel ray of the sun reaching your laboratory table on the same screen, what you are expected to do is to move the, तो लेंस को हम लोग मूव करेंगे सन स्क्रीन की तरफ, लेंस को स्क्रीन की तरफ मूव करेंगे। अभी एक जस्ट एग्जांपल, अभी एक कुछ किसी ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि हम लोग मिरर को मूव करेंगे कि नहीं, तो वही है कि चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, अगर आपको शार्प इमेज चाहिए तो लेंस को स्क्रीन की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। सन की तरफ नहीं मूव करोगे और ना सन को मूव करोगे स्क्रीन की तरफ, ठीक है। चलो और नेक्स्ट, हाँ 19 अ मैन इज होल्डिंग अ लाइटेड कैंडल, ठीक है, एक जलती हुई कैंडल एक आदमी ने होल्ड करके रखा है, जैसे वो आत्मा नहीं होती है रात में कब्रिस्तान में सफेद कपड़े में एक कैंडल लेते हुए, गुमनाम है कोई, है ना, वैसा एक आदमी ने क्या कर रखा है, जलती हुई कैंडल पकड़ रखी है अपने हाथ में, ठीक है। फिर क्या कहता है कि ऑफ थिक ग्लास मिरर एंड ऑन व्यूइंग, देखना, इट ऑब्लिक्वली ही नोटिस अ नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द कैंडल वाई, ठीक है। फिर जरा समझो, कहता है अ मैन इज होल्डिंग अ लाइट कैंडल इन फ्रंट ऑफ द थिक ग्लास मिरर, एक मिरर है, ठीक है, और मिरर में क्या रखा हुआ है, अपने सामने एक जलती हुई कैंडल लेकर के अपने खुद को देख रहा है, और ऑब्लिक्वली देख रहा है, मतलब कि बार बार थोड़ा इधर उधर घूम घूम के देख रहा है। तो क्या देखता है, ही नोटिस अ नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द कैंडल, तो कैंडल की नंबर ऑफ इमेजेस क्यों दिख रही है, तो इसका रीजन है क्योंकि उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है दोस्त, क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से वो अपने आप की भूतिया शकल कई बार देख पा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। संभवतः मुझे उम्मीद थी इस क्वेश्चन की, क्योंकि किसी स्कूल का पेपर है, ये चिंटल्स का ही है। चलो क्वेश्चन कहता है, एक हमारे पास टेबल बनी हुई है, ठीक है। अबे ये तो पूछ चुके हो तुम उस दिन क्लास में, ये कौन है, स्कैमर? तो अरशद मेहता कहां से आ गया बीच में? अच्छा, तो उसको अरशद मेहता के नाम से उसको चढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं। एक हमारे पास केस बेस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो हमारे पास डेटा होता है उस डेटा में देखते हैं कि किसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई आ रही है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई आ रही है तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अगर क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, यू विल प्लॉट V वर्सेस I फॉर द फोर सर्किट ऑन द ग्राफ, व्हाट वैल्यू शुड ईच स्लोप हैव। तो इसको हम लोग अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्लोप को बनानी पड़ेगी, पूरा डेटा है देखो एक पेज का, ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। पकड़िए और लाओ फटाफट क्वेश्चन, डाउट क्लास, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 and 10। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू लेंस।
फिर से सुनो, हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन लेंस चेंजेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू द लेंस। ओके, अब देखो ऑप्शन नंबर 1, अगर ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत तुमको पड़ रही है दोस्त, तो तुम्हारी पढ़ाई बहुत रद्दी चल रही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए कहता है इमेज बिकम्स हाईली मैग्नीफाइड। सिंपल सी बात है, अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, क्लोज टू, यही तो हुआ, तो इमेज कैसी बनेगी? हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। दूसरा देखो कहता है इमेज इज डिमिनिश्ड, तो डिमिनिश्ड नहीं बन सकती है। सी कहता है साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेज स्लाइटली, जो इमेज की जो साइज है वो क्या है? बढ़ती जाएगी। और डी कहता है साइज रिमेन्स अनचेंज, तो ये नहीं हो सकता। अब कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, इमेज का साइज स्लाइटली बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि एक पोजीशन के बाद इमेज बनना बंद हो जाएगा। अगर ज्यादा क्लोज ले जाओगे तुम ऑप्टिकल सेंटर में, तो इमेज बनना ही बंद हो जाएगा। तो हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि स्लाइटली इंक्रीज हो रही है। अगर इसमें ऑप्शन ये दिखा रहा है तो गलत दिखा रहा है। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा इमेज बिकम्स हाईली मैग्नीफाइड ओनली, अगर हम क्लोज टू रखते हैं किसके? लेंस के। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा? 10 नंबर कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर हैविंग द फिक्स्ड रेजिस्टेंस इज ट्रिपल। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया गया? ट्रिपल कर दिया गया। बाय हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पावर इंक्रीज, तो इलेक्ट्रिक पावर कितना इंक्रीज होगा? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन में, और p इज इक्वल टू एक होता है vi। ठीक है, अब ये बताओ कि इसको लगाएं कि इसको लगाएं, दोनों में लगा के देख लो, ऑप्शन मैच करा लो। ठीक है, अगर पावर, अगर पोटेंशियल v को हम लोग क्या करते हैं? 3 टाइम करते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये भी 3 टाइम हो जाएगा। इसको अगर हम लोग किसको बढ़ाना है अपने को? इस पोटेंशियल को 3 टाइम करना है, तो 3 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स, 9 टाइम्स हो जाएगा। तो पावर भी कितना हो जाएगा? ऐसा होगा क्या? सर ऊपर वाला ही होगा, क्योंकि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस 3 टाइम करेंगे तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I जो 3 टाइम बढ़ेगा तो 9 टाइम्स नीचे से भी आ जाएगा। हाँ देखो यार, अगर हम लोग v स्क्वायर इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स, तो पावर कितना हो जाएगा? अब इधर देखो, अगर हमने इसको कितना किया? 3 टाइम्स किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट है वो भी तो इंक्रीज होगा। 3 टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो 3 3 9, तो पावर भी कितना हो गया? 9। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा? 9 टाइम्स, ए फॉर एप्पल। और नेक्स्ट, ये लो बेटा, और बताओ। सर एक क्वेश्चन है, अ फ्यूज वायर मेल्ट्स एट 5 एम्पीयर। लाओ, अ फ्यूज वायर मेल्ट एट 5 एम्पीयर। ठीक है ना, कहता है इट इज डिस्क्राइब्ड, क्या? इट इज डिजायर्ड दैट द फ्यूज वायर will melt at 10 ampere. The new radius of the wire is, डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल। अगर आपको क्या, देखो मैंने क्या बताया था, फ्यूज वायर जितना पतला होता है उतना स्ट्रांग होता है। ठीक है, अगर मान लो कि अब ये 10 में मेल्ट हो तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? डबल हो जानी चाहिए। सिंपल सी बात, ऑप्शन नहीं है क्या इसमें डबल का? 4 टाइम्स 6 टाइम लिखे हो तो डबल हो जानी चाहिए, या 4 टाइम्स हो जानी चाहिए, 6 टाइम्स तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर एरिया बढ़ेगा तो उसकी जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और ज्यादा थिन रखा जाता है इसलिए ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए। जल्दी नहीं मेल्ट करना मतलब उसको थिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बात करो। और अगला डाउट क्या है? ओके, लाओ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, कहता है कि इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये लगाए हैं घर में कि ऐसे फर्जी पूछे पड़े हो? भाई क्या करता है कि बच्चा पेपर टाइम में जो क्वेश्चन देखा वही नहीं आ रहा, क्योंकि स्टार्टिंग से कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो बोलता चलो हटाओ डाउट क्लास में आज लोग उठा के पेल देते हैं। अचानक से मतलब इतने सारे, वो भी सेम चैप्टर से सेम टाइप के क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन, तो या तो तुमने कल ही लगाए हैं ताजे पहली बार भाई, अभी तो तभी तो पूछ रहे हो, और या तो तुमने लगाए नहीं, तुमको फिगर लग रहा है टफ है तो पूछ ले रहे हो सर ये वाला। हाँ ऐसे नहीं होता है भाई। ओके, जो फिगर उसको टफ लग रहा है वो पूछ ले रहा है। कहता है इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, 3 स्टूडेंट कनेक्टेड इन वोल्टमीटर इन सर्किट्स। ओके, फिर क्या कहता है, इन द 3 वे, लखमीर सिंह पेज नंबर 306,
एक्स वाई जेड सो इन फिगर, फिगर बनाने में टाइम लगेगा। द वोल्ट मीटर हैज करेक्टली कनेक्टेड, भैया वोल्ट मीटर देखो किस में करेक्टली कनेक्ट है, तो जेड वाला बेकार कनेक्ट है वोल्ट मीटर। ओके, इसके बाद ये हमारे पास वाई वाला भी गलत है, कौन सा गलत है, एक्स गलत है, वाई सही है, देखो चेक करो, प्लस माइनस चेक करो इसका आंसर। अच्छा, इसमें बता रहा है कि कौन कौन सा केस में है, तो इसमें जो सही केस है बेटा वो केस कौन सा है, वो है एक्स एंड वाई, ठीक है, दोनों में, क्योंकि कैसा है पैरेलल है, केवल तीसरे केस में कैसा है सीरीज में लगा है। देखो आंसर क्या कह रहा है, देखो ऑल द केसेस कह रहा है क्या, ये तो एक क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और सर ऑल केसेस बोल रहा है, ऑल द केसेस दिख रहा है, तो तीसरा भी पैरेलल दिख रहा है क्या तुमको, तो ऑल केसेस हो जाएगा, फिर मेरे को सीरीज दिख रहा था। लाओ कौन सा क्वेश्चन है, 42 नंबर। हां, आंसर नीचे निकाल रहा है गूगल पे, क्वेश्चन लगता है बिहाइंड द मिरर होगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 42, कहता है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। द इमेज विल फॉर्म, यार फोकस में है तो इनफाइनाइट बनेगा, सिंपल सी बात है। कॉन्वेक्स मिरर तो बिहाइंड द मिरर होना चाहिए ना, तो बिहाइंड द मिरर भी ऑप्शन है। कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर है, चाहे कोई भी मिरर हो, अगर भैया फोकस में तो इनफाइनाइट में ही बनेगा, ठीक है। तो पीछे इमेज बनती है ना, अपोनेंट इमेज, पीछे से कोई मतलब नहीं है भाई, मिरर में पहला केस तो वही होता है कि इनफाइनाइट में रखी है तो कहां पर बनेगी, फोकस में, वो चाहे पीछे बने चाहे आगे, तब पीछे आगे थोड़ी कुछ होता है, और उसका तो सब कुछ बिहाइंड द मिरर ही होता है, फोकस भी होता है, सेंटर भी बिहाइंड द मिरर ही होता है। फ्रंट वाले कोई लेबल नहीं होते, इसलिए फ्रंट में नाम नहीं रखे जाते हैं, ठीक है। ये लो और बताओ, भी होगी सर क्या? हाँ और बताओ, खत्म, छक गए सब लोग। नहीं सर, एक वो 3D इमेजिनेशन है। कौन सा 3D इमेज बताओ, तो एक क्वेश्चन है कि मतलब क्या कैसे रखा, ये सेटअप नहीं समझ में आया फर्स्ट। ठीक है, चलो सेटअप समझा देता हूँ मैं इनको, क्या नहीं आता है। नहीं तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की भाषा ही नहीं आ रही। क्वेश्चन की भाषा समझ में नहीं आ रही, ला तो भाषा तो पहले बताओ, क्वेश्चन की भाषा समझानी है कि 3D क्या करना क्या है, भाषा भी तो 3D इमेजिनेशन आपने कहा ना, वो नहीं बन रही है। लाओ ठीक है, फर्स्ट सी का फर्स्ट कहता है इफ यू शेप मैग्नेट इज हेल्ड, देखना अच्छा ये बताओ कितने बच्चों को ये फीलिंग्स इस क्वेश्चन के समझ में नहीं आ रही। देखो अगर क्वेश्चन की फीलिंग्स आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर आप 90 पार नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन की फीलिंग समझने के लिए भी आपके पास 3 दिन है। फिलहाल जिन क्वेश्चन की फीलिंग्स ना आपको समझ में आए, बाकी तो बड़ी जल्दी फीलिंग समझ जाते हो, लगता है वो मुस्कुरा रही है, लगता है वो पटने वाली है, ऐसा, बाकी तो बड़ी जल्दी आप लोग क्या करते हैं, फीलिंग समझ जाते हैं, क्यों भाई, हैं, बहुत जल्दी फीलिंग समझ जाते हो ना। तो क्वेश्चन की भी फीलिंग समझो ध्रुव जी। अरे सर अभी आप आपकी फीलिंग नहीं आई है अभी, समझ में बस इसकी नहीं समझ में आई। सबके समझ में आई, बस इसकी नहीं समझ आ रही। चलो मैं समझा देता हूँ इसकी, तो इसीलिए तो टीचर होते हैं, तो इसकी भी फीलिंग समझो। अगर जो जिसकी फीलिंग समझ में नहीं आ रही तो बताओ, फिर मैं एक दूसरे की फीलिंग समझाता हूँ आप लोग को ठीक है, म्यूचुअल फैन मतलब म्यूचुअल फ्रेंड जिसे बोलते हैं ना एक तरह का। चलो फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट पार्ट कहता है इफ द यू शेप मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली एंड द एल्युमिनियम रॉड इज सस्पेंडेड हॉरिजेंटली विद इट्स एंड बी टुवर्ड्स ड्यू टू नॉर्थ, ठीक है। मतलब एक यू शेप मैग्नेट है, उसको ऐसे रखा गया है वर्टिकली, ठीक है, और एक हमारे पास रॉड है, तो रॉड का जो बी एंड है वो नॉर्थ की तरफ रखा गया है इस तरह से, ठीक। बात समझ में आई, नहीं समझ में आ रहा, इमेज बना देता हूं। अरे यार ये वही वाली, यही है, यही एक्टिविटी, एक मैग्नेट रखा गया है, ठीक, और एक देखो ये क्या है, एक हमने कंडक्टर सस्पेंड किया जिसका बी पोल किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, और जो ए पोल हो किधर है, साउथ की तरफ है, ठीक है। फिर क्या कहता है किधर गया, कहता है ऑन द पासिंग करंट थ्रू रॉड बी टू ए, अगर इसमें जो करंट है वो बी से ए में जा रहा है, ठीक है। फिर क्या कहता है बी टू ए, इन विच डायरेक्शन विल रॉड डिस्प्लेस, तो जो रॉड है वो किधर डिस्प्लेस होगी, बताओ। हाँ 3D समझ में, 2D तो बुक में बना, 3D समझानी है
कुछ इतना इंस्ट्रूमेंट उसी का कुछ बना नहीं। इसको चौक कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये। 3D ये मैं एक्टिविटी कई बार डाल चुका हूँ ग्रुप में, पढ़ के जाना, एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलो, और आज का एक अंतरिम टॉपिक जिसका नाम है द पोलैरिटी ऑफ द सोलेनॉइड। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं क्लॉक फेस रूल, क्योंकि अगर आपको ये आता है तो आप इजीली किसी भी सोलेनॉइड की पोलैरिटी को डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए करंट है ना, वो कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसा चल रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो कैसा फेस हो जाएगा वो? वेरी गुड। और अगर करंट कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो कैसा फेस हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? नहीं है ना? ओके। अगर मान लो सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और देखो डायरेक्शन ऑफ करंट, अब ये जो है ना, ये इनसाइड द वायर आ रहा है, पीछे से आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, पीछे से सर्कुलर लूप आ रहा है, पीछे से आ रहा है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। इमर्सन रॉड के तरीके, बिल्कुल सही जवाब। और मान लो मैंने इसको क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये लगा दिया मैंने स्विच, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मतलब करंट कैसे जा रहा है? करंट जा रहा है इधर से, ठीक है, ऐसे जा रहा है, और ये इसके पीछे से जा रहा है, मतलब इसके पीछे से, ये पीछे से गया और इसको मैंने ये व्हाइट कर दिया ऊपर। तो जो ये हमारे पास ब्लू है, कैसा बैकवर्ड हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब देखो फिर इसके कहां से जा रहा है? बैक से जा रहा है, और व्हाइट चला गया ऊपर से, कुछ इस तरह से। ठीक है। अब देखो करंट की जो डायरेक्शन है क्या है? करंट जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। कैसे जा रहा है? पीछे से जा रहा है ना, चाहे आगे से जाए चाहे पीछे से, देखो लेकिन कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहां पर जो डायरेक्शन होगा कैसा फेस हो जाएगा? और अगर इधर देखा जाए तो ये कौन सा फेस हो जाएगा? देखो अब इधर से अगर मैं देखूं, अगर मान लो इसको मैं बाहर निकाल के यहां पर रख दूं, ठीक है, सपोज दैट ये सोलेनॉइड है, ठीक है, और इस सोलेनॉइड में जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, तो ये साउथ, ये नॉर्थ। तो इधर से अगर देखूंगा तो इधर से तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं आई? एक कॉइन है क्या किसी के पास, जो 4-5 रुपए का? नहीं है सब यार, कंगाल हो। बताओ, लाओ किसी को दो, अठन्नी का है, लाओ जमा कर दो। मान लो एक कॉइन है, ठीक है, अब इसमें करंट जो कुछ इस तरह से चल रहा है, इस तरह से। देखो अभी बताना कि जब जिधर मैं चौक घुमा रहा हूं वो क्या है आपके साइड से, आपके साइड से आपको क्या दिख रहा है? देखो चौक में घुमा रहा हूं कुछ इस तरह से, लेकिन मेरी तरफ से देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखा मेरी तरफ से क्या है ये? अब मैं चौक घुमा रहा हूं, कौन सा वाइज है, लेकिन मेरी तरफ से कैसा है ये? तो इधर हम लोग अगर ऐसे देख रहे हैं तो करंट कैसे दिख रहा है ये हमको? क्लॉकवाइज, साउथ फेस। लेकिन अगर मैं इस फिगर को बाहर निकाल दूं और मैं इसके पीछे खड़ा हो जाऊं तो मुझे वो कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज जो दूसरा फेस होगा। तो कैसा हो जाएगा? ये नॉर्थ फेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्की बात। अब देखो दूसरा कॉइल है, ये दूसरा कॉइन है। अब मेरे पास 2 कॉइल है, ठीक है, 2 कॉइल है। अब करंट यहां से जा रहा है, इसके पीछे से बाहर से आ रहा है, फिर इसके पीछे से ऐसा, तो क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ? अब करंट अगर इधर से जाता, ऐसे जाता, इस तरह से जा रहा होता है, फिर इसके पीछे से निकलता है ऐसे, कैसा हो जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। सपोज कि मान लीजिए हमारे पास एक ये कॉइल है, अब करंट कैसा आ रहा है? इस तरह से, उसके पीछे से आ रहा है, इस ऐसा, फिर गया, फिर पीछे से आया, फिर गया, फिर पीछे से आया, ऐसा। मतलब कि अब इस तरह से आ रहा है। अब कैसा ये? अब करंट देखो इसके पीछे से आ रहा है, ऐसा। मान लो ये है हमारे पास कॉइल, करंट आ रहा है ऐसे, देखो देखना, यहां से गया और ये आया पीछे, ये फिर ऐसे गया, देखो गया कि नहीं गया, फिर ऐसे गया, देखो ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे। अब ये क्या है? ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो फेस हो जाएगा, कौन सा फेस हो जाएगा? तो ये फेस कौन सा हो जाएगा? साउथ फेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे सर्कुलर लूप की मैं बात करता हूं आपसे, ठीक है, एक लूप से समझने की कोशिश करिएगा इस पूरे कंसेप्ट को। मान लो एक सर्कुलर लूप है ये, और करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, जा रहा है। तो देखो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी ना, वो कुछ इस तरह से बनेंगी, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि कुछ इस तरह से।
है ना? बताओ। और इसमें करंट इधर जा रहा होगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है। कौन सा पोल हो गया? साउथ। अगर मैं इसी कॉइल को बाहर निकाल दूं तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही होंगी, क्योंकि अब मेरे लिए देखो, तुम्हारे लिए करंट कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है, लेकिन मेरे लिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसके पीछे से बैकवर्ड डायरेक्शन से। तो मेरे लिए तो ये नॉर्थ हो गया ना, तुम्हारे लिए ये क्या हो गया? तुम्हारे में जो करंट, अब जो चौक का डायरेक्शन है तुमको कैसा दिखे? क्लॉकवाइज, लेकिन मेरे में चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये देखो कैसा चल रहा है ये, लेकिन आपको कैसा दिख रहा है? तो तुम्हारे लिए जो फ्रंट है वो साउथ हो गया, और मेरे लिए जो मेरा फ्रंट है वो नॉर्थ हो गया। इसी तरह इसमें होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात? तो बोलो यहां से सिया बलरामचंद्र की जय। तो वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप लोग नाम खराब नहीं करेंगे। हम लोग पहले भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दे चुके हैं, और आपके बिहाफ पे इस साल भी बहुत ही लाजवाब रिजल्ट हम लोग देंगे। तो आज के लिए फिलहाल तो इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू। आई होप आप सबसे मेरी मुलाकात 11th क्लास में होगी। धन्यवाद।